मैंने काफी सारे एनिमे तो नहीं देखे हैं, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं काफी समय से एनिमे देख रहा हूँ। यस, आई एम अ वेटेरन। एंड अगर आप पूछोगे कि कितने समय से, तो मैं कहूंगा कि जब 2013 में अटैक ऑन टाइटन एयर होना शुरू हुआ था, तब मैं इस कम्युनिटी में मौजूद था। यस, दैट्स ऑलमोस्ट 7 years। एंड अब मुझे पता है कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 7 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एनिमे देखते हुए, बट मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से 90% लोगों ने एनिमे के बारे में सुना तक नहीं होगा 2013 में। सो आई एम एटलीस्ट बेटर देन 90% ऑफ यू एंड आई हैव अ गॉड टियर टेस्ट इन एनिमे। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड देखा था, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे। द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामा, टेंशन एंड हॉरर, आई हैड नेवर सीन समथिंग लाइक दिस एवर बिफोर। लाइक उस वक्त मेरा सबसे फेवरेट एनिमे था डेथ नोट, जो कि कोई भी हैरानी की बात नहीं है। डेथ नोट एक बहुत ही कमाल का शो है, एवरीवन अग्रीज। बट व्हाट आई फाउंड इन अटैक ऑन टाइटन, आई मीन ऑब्वियसली मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा बिकॉज इट्स नॉट लॉजिकल। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि डेथ नोट से अटैक ऑन टाइटन पर जाने पे कैसा फील होता है। वेल, अटैक ऑन टाइटन देखते हुए मुझे हमेशा से एक अलग सी फीलिंग रिसीव होती थी, जो कि मैं कह सकता हूँ कि आज तक किसी दूसरे एनिमे ने डिलीवर नहीं की है। अटैक ऑन टाइटन ऑलवेज फेल्ट सो बिग, इट फील्स ग्रैंड। मेरे पास और कोई प्रॉपर वे नहीं है एक्सप्लेन करने का। अगर आप रिलेट कर सको तो आपको समझ आ जाएगा। सो इन माई ओपिनियन, अ मेजर रीजन फॉर दैट फीलिंग इज इन द नेचर ऑफ दिस शो इटसेल्फ। एपिसोड 1, फॉल ऑफ शिकानशिना। एपिसोड 1 में दीवार टूट जाती है, टाइटन्स अंदर घुस जाते हैं एंड देन दिस इंसैनिटी बिगिंस। लोग भाग रहे हैं, दब कुचल के मर रहे हैं, कोई दिमागी संतुलन खो बैठा है और बस एक जगह बैठकर रो रहा है। देयर वाज जस्ट so much going on and when I watched that scene for the very first time I was like wow। मैंने जब फर्स्ट टाइम इस सीन को देखा था, तभी मैं दिमाग में सोचने लग गया था कि अगर हाइपोथेटिकली ऐसी कोई सिचुएशन रियल वर्ल्ड में होती तो मैं इससे ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन इमेजिन नहीं कर सकता। एंड जस्ट लाइक दैट इन एपिसोड 5, जब एरन नॉट रियली बट मर जाता है, दैट वाज सच अ शॉकिंग मूवमेंट। बट व्हाट मेक्स इट मोर इम्पैक्टफुल वाज आर्मिन। आर्मिन स्क्रीम्स एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स। अपनी पूरी जान लगा के वो बंदा चिल्लाता है। उसके एक्सप्रेशन स्क्रीम्स द पेन एंड एगनी ऑफ लूजिंग अ डियर वन। एंड वंस अगेन, जस्ट 4 episodes later, I was like, wow, the people who make this show are real। अगर कोई इंसान जिसको आप बचपन से जानते हो और वो आपके बहुत क्लोज हो, जैसे कि एरन आर्मिन के लिए है, तो फिर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि वो इंसान किसी दिन एकदम से गायब भी हो सकता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर उस इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है, वो भी आपकी आंखों के सामने, एंड फिर उसके जस्ट 1 सेकंड बाद आपको ये रियलाइज होता है कि बस खत्म हो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इतना जान लेने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान बिल्कुल इस ही तरह रिएक्ट करेगा। What Armin was feeling at that moment was beyond sadness, grief और emotional trauma। जो फर्स्ट चीज आर्मिन के दिमाग में आई उस वक्त, it was a load of questions। This is unreal. How could this be happening? This is the worst nightmare. Someone please wake me up. At that moment, Armin's reaction was screaming that he did not want to accept what just happened in front of him. And that, my friend, is the very first feeling you receive when you lose someone. Sadness and grief are all secondary। ओके, बाय नो मीन्स मैं 2013 में कोई एनिमे एलिटिस्ट नहीं था। इनफैक्ट अटैक ऑन टाइटन वाज जस्ट माय सेकंड एनिमे एंड जस्ट इन माय सेकंड एनिमे आई हैड रीच्ड द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड ऑफ रिलेटिबिलिटी। हाँ, डेथ नोट को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया था, बट अटैक ऑन टाइटन के कंपैरिजन में मेरे लिए वो उतना ज्यादा रिलेटेबल नहीं था बिकॉज उसके जो 2 मेन कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे और मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। सो आई फाउंड माई सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ह्यूमन हैं एंड कितने ज्यादा, चलो मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। सीजन 2 एपिसोड 6, द बिग रेवलेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल एपिसोड है इस पूरी फ्रेंचाइजी का एंड मेरे हिसाब से ये एपिसोड एब्सोल्यूट परफेक्शन था, सिवाय सीजीआई कोलोसल टाइटन के। सो एनीवेज, आपको याद जरूर होगा कि इस इतने बड़े रेवलेशन को किस तरह से हैंडल किया गया था। राइनर बड़ी आराम से और अदब के साथ कहता है कि आई एम द आर्मर्ड टाइटन एंड ही इज द कोलोसल टाइटन। अब कुछ लोगों को तो ये सीन परफेक्टली डाइजेस्ट हो गया, बट कुछ लोग आज भी इसको ठीक से पचा नहीं पाते हैं और उनका सोचना यही है कि क्यों इतने इम्पोर्टेंट रेवलेशन को इस तरह से हैंडल किया गया। सो वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइनर का कैरेक्टर हम बड़े ही अच्छे से जानते हैं। ये बंदा एक मेंटल स्टेट से जूझ रहा है जिसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
राइनर एक सच्चा सोल्जर है और वो एक सच्चा वॉरियर भी है और वो किसी भी तरह से किसी को भी धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यही है कि वो इंसान एक ही है। राइनर ये चीज बार बार भूल जाता है कि वो जो काम कर रहा है वो किसी की नजरों में बुरा है। राइनर ने बुरे काम किए हैं पर उसको हमेशा यही लगता है कि उसके हर काम के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ही इज जस्ट बीइंग ब्रेन वॉश्ड। राइनर इज सच अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रेजिक कैरेक्टर और जिस वक्त वो एरन को अपने आर्मर्ड टाइटन होने की बात बता रहा था उस वक्त उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, कोई मेरा विरोध नहीं करेगा और मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। दिस सीन वॉज हैंडल्ड सो ब्यूटिफुली, बट what happens next far surpasses anything I have talked about in this video. एरन का रिएक्शन जब वो ये सुनता है कि राइनर आर्मर्ड टाइटन है और बेर्थोल्ट कोलोसल टाइटन है। अब उसके सामने ये बात इतने ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से रखी गई थी कि अब एरन उसका जवाब किस तरह से देगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। अब ये एक्सपेक्ट कर लेना भी बहुत आसान है कि एरन राइनर की बातें सुनेगा, फिर उसे गुस्सा आएगा और वो इंस्टेंटली बर्जर्क मोड चला जाएगा वगैरह वगैरह। बट इनफैक्ट एरन को गुस्सा तब तक नहीं आता जब तक सिचुएशन पूरी तरह से उथल पुथल नहीं हो जाती। ओके, सो कॉमन सेंस कहता है कि इंसान जो चीजें सुनता है वो उस पर रिएक्ट भी करता है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो रिएक्ट करने के लिए थोड़ा समय भी लेता है, बिकॉज हम जो चीजें सुनते हैं उन्हें थोड़ी देर प्रोसेस भी करते हैं दिमाग में, स्वाभाविक है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जहां हमें ऑब्वियसली थॉट प्रोसेसिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो जो रिएक्शन से पहले का डिले होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और वो तरीका है कि अपना रिस्पॉन्स पहले से तैयार रखो, जो कि इस सिचुएशन में तो बिल्कुल कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, बिकॉज राइनर ने एरन के सामने जो बात कही है वो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। एंड एरन ने भी एट सम पॉइंट इन सीजन 2 ये कहा था कि वो राइनर को अपने बड़े भाई समान मानता है। तो जब एरन ने राइनर के मुंह से ये रेवलेशन सुना तब उसकी बत्ती पूरी गुल हो गई, ही कंप्लीटली लॉस्ट इट। उसके दिमाग ने सारी थॉट प्रोसेसिंग करनी बंद कर दी और एक एप्रोप्रिएट, एक वाजिब जवाब देने के बजाय एरन सिंपली ये कहता है, एरन ने ये जो बिना किसी थॉट प्रोसेसिंग के, बिना सोचे समझे जो ये बात कही है वो एक बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट ह्यूमन इमोशन है जो हम सभी फील करते हैं। इसको आप कह सकते हो एग्जॉस्शन, नॉट फिजिकल बट मेंटल एग्जॉस्शन। ओके, अब एक चीज मुझे बताना, ये छोटा सा फैक्ट काफी लोगों को नहीं पता है। तो तुम्हें क्या लगता है एरन और एनी की इस फाइट और इस रेवलेशन के बीच कितना समय बीत चुका है? मतलब इन दोनों इवेंट्स के बीच कितने दिनों का गैप है? गेस करना। चलो अब मैं बताता हूँ, इस फाइट और इस रेवलेशन के बीच पूरे एक दिन का गैप है। यस, जिस दिन एरन ने एनी के साथ इतना घमासान युद्ध किया था उसके एक दिन बाद ही वो राइनर से लड़ा था। सोचो उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी। इसायामा इज सच अ जीनियस एट ड्राइंग द मोस्ट एक्यूरेट ह्यूमन इमोशंस। जब इस सीन में मैंने एरन को मेंटली एग्जॉस्टेड देखा, ही सडनली बिकेम लाइक 10 टाइम्स मोर रिलेटेबल। ज्यादातर घिबली फिल्म्स ही होती हैं जिन्हें इस तरह के एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस के लिए प्रेज किया जाता है, एंड अटैक ऑन टाइटन आल्सो डिलीवर्स दोस ह्यूमन इमोशंस सो सीमलेसली। इसायामा अपने आप को हमेशा कैरेक्टर्स के शूज में रख के सिचुएशन और उनके एक्शंस को लिखते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी अच्छी क्वालिटीज भी सीजन 3 में ही आई है जब ये एनीमे एकदम से इवॉल्व हो गया था। नहीं, ये सारे रियलिस्टिक राइटिंग ट्रेट्स हर सीजन में मौजूद हैं, सीजन 1 में भी मौजूद हैं। अगर आप ढूंढना चाहे तो आपको हजार ऐसी चीजें मिलेंगी अटैक ऑन टाइटन में जो आपको किसी भी जेनेरिक शोनन में कभी देखने को नहीं मिलती। और मैं जेनेरिक शोनन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब 2013 में अटैक ऑन टाइटन फर्स्ट सीजन आया था तब काफी लोगों ने उसके लिए इस ही शब्द का इस्तेमाल किया था। और झूठ मैं नहीं बोलूंगा, एक समय में मैं भी उन लोगों में से एक था। मुझे लगा था कि यार मैं इस मीडियम में नया हूँ तो शायद मुझे ही अभी चीजों की अच्छे से परख नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जब हम किसी भी चीज को लगातार मॉक करते हैं तब हमारे अंदर उसके प्रति हेट और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब हम इसमें प्राइड महसूस करने लगते हैं और फिर चीजें और भी ज्यादा एग्जैजरेट हो जाती हैं। लोग शुरुआती अटैक ऑन टाइटन को हेट देने में इतने बिजी थे कि उन्होंने उसकी अच्छाइयों को भी ऐसे ट्रीट किया जैसे मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। द नॉट शुगर कोटेड एंड नॉट ओवरप्लेड डेपिक्शन ऑफ वायलेंस, द एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड वल्नरेबल ह्यूमन कैरेक्टर्स, द कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन, टेरर एंड हॉरर, ये मोर देन इनफ रीजंस है जिनकी वजह से मैं आज भी शुरुआती अटैक ऑन टाइटन को फुली एंजॉय कर सकता हूँ। और हर कोई कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो एक ही क्रिटिसिज्म पर अटके हुए थे कि अटैक ऑन टाइटन इज नैरेटिवली वीक।
नहीं मेरे बच्चे, अटैक ऑन टाइटन नैरेटिवली भी कभी वीक नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी है कि सीजन 1 में आपके सामने कुछ सवाल थे जिन्हें पूछना आपने जरूरी नहीं समझा, बिकॉज आपको लगता था कि उन सवालों का कोई मतलब ही नहीं है। आपने मनगढ़ंत अजम्पशंस बना लिए थे कि कुछ भी हो जाए ये सीरीज सिर्फ डिसअपॉइंट ही करेगी। इसके डेवलपिंग स्टेज पर आपने इसका मजाक बनाया, जब भी स्टोरी में कोई नया एलिमेंट ऐड होता आपने उसका मजाक बनाया, और फिर 2019 में आपका खुद का मजाक बन गया और बदले में जो आपको मिला वो था द बिगेस्ट रेवलेशन इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमे। अटैक ऑन टाइटन मेरा वेरी सेकंड एनिमे था जिसे मैंने डेथ नोट के बाद देखा था। फील सो गुड टू थिंक दैट द एनिमे फ्रॉम माय अर्ली डेज ऑफ एनिमे इज नाउ बीइंग हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे एवर। एंड आपने भी अब तक कई मांगा रीडर्स के मुंह से बहुत सी तारीफें सुनी होंगी सीजन 4 को लेकर। वेल, मैं भी उन मांगा रीडर्स में से एक ही हूं, तो मैं उनके बिहाफ में बोलता हूं। जब अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एयर होगा, the bars will set on a whole another level. Attack on Titan season 4 will become the absolute greatest anime ever.